जानवी की टूटी हुई उंगलियों का इलाज लगभग 2 महीने तक लगातार चलता रहा। आखिरकार उसकी उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी और वो अपने काम यानी कि कलाकार स्टोर वापस जा रही थी। जैसे ही जानवी कलाकार स्टोर में दाखिल हुई, उसका सामना मिस्टर विनोद से हुआ, जो अपने हाथ में सुपर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर किसी पुरानी पेंटिंग को बारीकी से जांच परख रहे थे। ये दरअसल में मोहन बनारसी की स्पेशल कैलीग्राफी पेंटिंग थी और जानवी ने बचपन से ही इस खास पेंटिंग स्टाइल की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी और वो मोहन बनारसी की इस कैलीग्राफी पेंटिंग को कॉपी भी करती थी। मिस्टर विनोद ने अपनी आंखों के पास से मैग्नीफाइंग ग्लास हटाते हुए पेंटिंग सेलर से पूछा, आप इस पेंटिंग को कितने में सेल करना चाहते हो? उस वक्त जानवी भी उन लोगों की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। दरअसल में मोहन बनारसी की पेंटिंग किसी धरोहर से कम नहीं थी और इसको कम कीमत पर बेचना खुद मोहन बनारसी की पेंटिंग को कम करके आंकना होगा। पेंटिंग सेलर ने कहा, मैं कम से कम इस पेंटिंग को 10 लाख में बेचना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी पुरानी पेंटिंग है और इसे बड़े से बड़े म्यूजियम वाले भी रखना चाहेंगे अपने साथ। वहीं उस पेंटिंग सेलर की बात सुनकर मिस्टर विनोद की आंखों में हैरानी नजर आने लगी थी। उसने कुछ सोचते हुए पेंटिंग सेलर की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप एक काम क्यों नहीं करते, इसे किसी ऑक्शन हाउस में क्यों नहीं ट्राई करते आप बेचने के लिए? वहां शायद आपको इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाए। पेंटिंग सेलर, जो लगभग 55 से 60 साल का आदमी था, उसने अपने पेंटिंग की तरफ गौर से देखा और अपने बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मेरे पास किसी ऑक्शन के लिए इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि ऑक्शन के लिए मुझे वेट भी करना होगा। अगर मैं ये पेंटिंग आपको कम कीमत पर भी बेच देता हूँ तो भी मुझे पैसे आपसे फौरन मिल जाएंगे। यही बात है आपके पास आने के पीछे। मिस्टर विनोद ने अपने होठों को चाटते हुए कहा, हम इस पेंटिंग की इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं दे सकते वैसे। पेंटिंग सेलर इस बात को सुनकर कुछ देर तक हिचकिचाता रहा और फिर उसने कहा, तो फिर आप अपने साइड से एक प्राइस बता दीजिए, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं नेगोशिएट करके डील फाइनल कर लूंगा। जानवी तब अचानक से रुककर काफी देर से उस पेंटिंग की तरफ ही देख रही थी। मिस्टर विनोद ने जब जानवी को वहां गौर करते देखा तो उसने पहले तो जानवी को ग्रीट किया और फिर कहा, गुड मॉर्निंग मिस जानवी, यहाँ इस पेंटिंग को देखिए एक बार जरा। जानवी तब और ज्यादा गौर से उस पेंटिंग को अपने हाथ में लेकर देखने लगी। उस पेंटिंग में कमाल की कैलीग्राफी के थ्रू पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया गया था। ये वाकई में मोहन बनारसी की ओरिजिनल पेंटिंग थी। लेकिन तभी अचानक से जानवी को कुछ सूझा और उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। ना मालूम क्यों, लेकिन उसका इंट्यूशन उसे कुछ और ही इशारा कर रहा था। शायद अपने काम को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट रहने की वजह से उसने मिस्टर विनोद की ओर देखकर पूछा, मिस्टर विनोद, क्या आपने इस पेंटिंग की इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टेस्टिंग की थी? मिस्टर विनोद ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल कर ली मैंने। पेंटिंग में इस्तेमाल की गई कागज और इंक बिल्कुल सही थे और इस पर लगी मुहर भी बिल्कुल ओरिजिनल थी, एकदम 100%, और उसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, जो कि इसकी असली पेंटिंग की कीमत होनी चाहिए थी। और फिर अगले ही पल जानवी ने मैग्नीफाइंग ग्लास अपने हाथों में ले लिया और बहुत ध्यान से उस पेंटिंग की हर बारीकी को चेक करने लगी। तभी जानवी ने मिस्टर विनोद की ओर देखकर एक इशारा सा किया और फिर जानवी का इशारा समझकर मिस्टर विनोद ने पेंटिंग दोबारा से सेलर को लौटाते हुए स्माइल करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, हमें आपकी पेंटिंग समझ में नहीं आई। हमें अगर किसी की एंटीक पेंटिंग समझ में नहीं आती तो इसका साफ मतलब यही है कि ये फेक है। वो पेंटिंग सेलर अचानक से बेचैन नजर आने लगा था और उसने कहा, लेकिन अभी अभी आपने ही तो अपने इंस्ट्रूमेंट से पेंटिंग को चेक किया था और आपने बताया कि ये पेंटिंग बिल्कुल असली है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये पेंटिंग फेक है? उस आदमी की बात पर मिस्टर विनोद क्या जवाब दें, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर विनोद को कुछ कहता ना सुनकर वो पेंटिंग सेलर रिलैक्स महसूस करने लगा, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जा सकी थी और वो गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपनी शर्माहट से भरा लहजा बदलकर उसने कड़क लहजा अख्तियार करते हुए कहा, ये पेंटिंग धरोहर है हमारे पास, जिसे मेरे पुरखों ने मुझे दिया है। बिल्कुल असली पेंटिंग है ये। अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते तो फिर बता दीजिए, मैं अब चलना चाहूंगा।
इस वक्त मिस्टर विनोद को कुछ भी सूझ नहीं रहा था और उनका ये स्टोर काफी पुराना भी था उस एरिया में। किसी को भी यूं ही बेवजह चलता नहीं कर सकते थे वो। अचानक से मिस्टर विनोद को कोई आइडिया जब नहीं आया तो उन्होंने जानवी की तरफ हेल्पलेस होकर देखा, जैसे कि वो मदद मांग रहे हो। यहाँ तक कि कलाकार स्टोर की असिस्टेंट भी जानवी को ही एकटक देख रही थी। और फिर अगले ही पल जानवी सबकी नजरों के सामने से चलते हुए उस पेंटिंग सेलर के पास गई और हौले से उसके कान में उसने कुछ कहा, जिसे सुनकर पेंटिंग सेलर के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में उसने पेंटिंग को जल्दी जल्दी समेटा और फिर बिना कोई वक्त गवाए वहां से फौरन निकल गया। उस आदमी के वहां से जाते ही मिस्टर विनोद ने क्यूरियस होकर जानवी से पूछा, मिस जानवी, आपने उस आदमी से आखिर ऐसा क्या कहा कि वो जल्दी से यहाँ अपनी पेंटिंग समेट कर यहाँ से भाग निकला? क्या आपने बताया उसे कि उसकी पेंटिंग के साथ क्या दिक्कत थी? हाँ बिल्कुल बताया ना। मैंने यही बताया कि पुराने पुरखों वाली एंशियंट पेंटिंग काफी कीमती होती है और कई दफा उनकी असली कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है और आप गलत जगह डील कर रहे हैं। अगर आपने सही जगह डील किया तो आपको इसके 3 से 4 गुना भी कीमत मिल सकती है और अगर आपने सही जगह कीमत नहीं लगाई तो आपको चीट भी किया जा सकता है, क्योंकि एक बेशकीमती पेंटिंग की कीमत आपको वही दे सकता है जिसको इसकी असली कद्र या पहचान हो। जानवी की ये बात सुनकर मिस्टर विनोद का चेहरा देखने लायक था, लेकिन वहीं जानवी ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, लेकिन उस आदमी की वो पेंटिंग नकली थी, फर्जी थी। देखना, यहाँ से निकलने के बाद वो ये पेंटिंग कभी किसी को बेचने की कोशिश नहीं करेगा फिर, क्योंकि मैंने उसे बातों ही बातों में ये भी कह दिया था कि तुम्हारी ये पेंटिंग सिर्फ तुम्हारी नजरों में असली है, हमारी नजरों में नहीं, चीटर। जानवी की बात सुनकर मिस्टर विनोद के चेहरे पर मानो मातम छा गया। अगर सही वक्त पर जानवी नहीं आती तो शायद उन्होंने वो पेंटिंग खरीद ली होती और उन्हें चूना लग गया होता। तभी मिस्टर विनोद ने हैरानी जताते हुए जानवी की ओर देखकर पूछा, लेकिन मिस जानवी, आपको कैसे पता चला कि वो पेंटिंग फर्जी थी? क्योंकि मुझे तो उसमें कोई भी जालसाजी नहीं दिखाई दे रही थी। मिस्टर विनोद की इस बात पर जानवी मुस्कुराई और मिस्टर विनोद की आंखों में देखकर कहा, हालांकि उस पेंटिंग में इस्तेमाल की गई पेपर और इंक बिल्कुल असली थे, यहाँ तक कि उस पर लगाई गई मुहर भी असली थी, लेकिन उस पेंटिंग को ध्यान से देखने पर आपको समझ में आ जाता कि उस पर अलग तरह के ब्रश स्ट्रोक इस्तेमाल किए गए थे। और उसने आगे धीरे से हंसते हुए कहा, लेकिन मैं इस बात का पूरा क्रेडिट अपने इंट्यूशन को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब काफी छोटी थी तभी से पुरानी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी से डील कर रही हूँ। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और जब मैंने उस पेंटिंग को बारीकी से देखा तभी मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। शुरू में जब कलाकार स्टोर में जानवी ने नया नया ज्वाइन किया था तब मिस्टर विनोद को जानवी को देखकर यही लगता था कि वो बस बातें बनाना जानती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आने लगा था कि जानवी अपने काम को लेकर जितनी कॉन्फिडेंट है वो अपने टैलेंट से भी काफी ज्यादा काबिल के तारीफ है, और इस बार उसने ये साबित भी कर दिया था। मिस्टर विनोद ने धीरे से मुस्कुराते हुए जानवी के हाथ की तरफ देखकर केयरिंग टोन में कहा, जानवी मैडम, अब आपका हाथ कैसा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप रिकवर हो चुकी होंगी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मिस्टर विनोद का ये बदला हुआ रूप देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान थे, क्योंकि मिस्टर विनोद के लिए किसी की भी तारीफ करना बहुत मुश्किल बात होती थी, और मिस्टर विनोद अपने काम में काफी टाइम से लगे हुए थे। यहाँ तक कि खुद मोहित सबरवाल भी उन्हें मिस्टर विनोद की जगह अंकल विनोद कहकर एड्रेस किया करता था। लेकिन अचानक से मिस्टर विनोद की जानवी को मैडम कहने की वजह से सब लोग चौंक गए थे। यहाँ तक कि जानवी भी मुस्कुराते हुए मिस्टर विनोद से बोली, मिस्टर विनोद, आपको मुझे मैडम कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे मिस जानवी या आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। जानवी की ये बात सुनकर मिस्टर विनोद ने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। आज के बाद से तो मैं आपको जानवी मैडम ही कहकर बुलाऊंगा, और अगर आपने इस बात पर अपनी रजामंदी नहीं जताई तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। आखिर में जानवी को भी मिस्टर विनोद की जिद पर हार मान लेना पड़ा, और फिर वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। पूरे 3 महीने बाद जानवी वापस से अपने काम में जुड़ गई थी, और उसे अपना काम अब बहुत हार्ड वर्क और पूरे पेशेंस के साथ करना था, और वो अपनी उंगली को दोबारा से इंजर्ड भी नहीं करना चाहती थी। और फिर दोपहर तक वो बिना किसी डिस्टरबेंस के लगातार काम करती रही। तभी अचानक से उसकी नजर जैसे ही अपने फोन पर गई,
उसे अपने फोन पर 2 मिस्ड कॉल नजर आए। जानवी जब भी अपना काम किया करती थी वो अपने सेल फोन को साइलेंट में कर दिया करती थी, और जैसे ही उसने फोन कॉल की तरफ देखा, ये फोन कॉल उसे उस फोटो स्टूडियो की तरफ से आया हुआ था जिसके लिए जानवी और ऋषभ ने वेडिंग फोटो शूट कराया था, और वो फोटो उसने अभी तक रिसीव नहीं किया था। अपने काम से फ्री होकर उसने अपने ड्राइवर को कहा, कमल, हमें अभी फोटो स्टूडियो चलना है फोटो लेने के लिए। जी मैडम, जैसा आप कहें। और इतना कहकर कमल ड्राइव करते हुए जानवी को लेकर वेडिंग फोटो लेने स्टूडियो पहुंच गया। दरअसल में उन तस्वीरों को पाकर जानवी को कुछ अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने एक ही कपड़ों में ऋषभ के साथ फोटो शूट करवा लिया था, जबकि उसके पास 2-3 कपड़ों के सेट के साथ और शानदार फोटोज खिंचवाने का मौका था। लेकिन उस दौरान उनके डिवोर्स की बात चल रही थी, इसीलिए उसे उन फोटोज को खिंचवाने के दौरान मूड ऑफ हो गया था। लेकिन अब वो अपने उन फोटोज को देखकर काफी सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि उस तस्वीर में वो दोनों काफी फोटोजेनिक नजर आ रहे थे। ये तस्वीर बहुत सुंदर आई है, हम एक परफेक्ट कपल नजर आ रहे हैं इसमें, जैसे फिल्म और कहानियों में बताया जाता है ना, मेड फॉर ईच अदर। ठीक वैसे ही जानवी के चेहरे पर उस वक्त सुकून उतर आया था और वो बहुत खुश लग रही थी। कार में वापस बैठकर जानवी ने सीधे ऋषभ को कॉल मिलाकर कहा, ऋषभ, जानते हो मेरे पास क्या है? मेरे पास हमारी शादी की तस्वीरें हैं और ये मुझे बहुत बहुत पसंद आई है, और मैं चाहती हूँ कि आज रात हम एक साथ डिनर करें। तुम बताओ कि तुम आज कब फ्री हो जाओगे, फिर हम इकट्ठे डिनर करने जाएंगे। जानवी की मुस्कुराहट फोन पर सुनकर ऋषभ का दिल भी खुशी से भर गया और उसने स्माइल करते हुए फोन पर कहा, मैं तो अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। जानवी ने पूछा, तुम कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पर हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगी। इस बात पर ऋषभ ने जानवी को टीज करते हुए कहा, लगता है आज किसी को मेरी बहुत याद आ रही है, मिस जानवी मल्होत्रा। इस बात पर जानवी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं बस कैसे भी करके तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ मिस्टर मल्होत्रा। You know what I mean? ये बात सुनकर ऋषभ और प्यार से मुस्कुराने लगा और उसने फोन पर कहा, कमल को बोलो मैं कुमोदनी गार्डन वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, वो तुम्हें यहाँ पर ले आएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं। लगभग 40 मिनट बाद कमल ड्राइव करते हुए जानवी को लेकर कुमोदनी गार्डन पहुंच चुका था। जैसे ही जानवी अपनी कार से उतरी, उसने अपने सामने ऋषभ का महंगा एक्सटेंडेड लिमिटेड एडिशन कार को पार्क हुआ देखा। अपने बैग से फोन निकालकर जानवी ने ऋषभ को कॉल मिलाया, और इससे पहले कि वो नंबर डायल कर पाती, उसे काफी सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट के गेट से अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। तभी अचानक से उसकी नजर ऋषभ पर पड़ी, लेकिन उसके साथ जो दूसरा इंसान मौजूद था, उसे देखकर जानवी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या देखा था जानवी ने जिसे देखकर वो हैरान रह गई थी। तब जल्दी जल्दी में ऋषभ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और उसकी बाहों में माया मौजूद थी, और उस वक्त ऋषभ के चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। और फिर अगले ही पल ऋषभ ने अपनी कार का दरवाजा खोला और माया को जल्दी से कार में बिठाया, और फिर उनकी कार हवा की रफ्तार से तेज बातें करने लगी थी। वहीं जानवी का सेल फोन जो उसके हाथ में मौजूद था वो छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और उसका सीना भी जैसे छलनी छलनी हो गया था। आखिर ये क्या चल रहा था ऋषभ और माया के बीच? क्या ऋषभ वाकई में जानवी के साथ चीट कर रहा था? क्या ऋषभ के जानवी के साथ किए गए सारे वादे नकली थे, या फिर माया ही दोबारा से ऋषभ को हासिल करने के लिए कोई नई साजिश कर रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड। अपने सामने का नजारा देखकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके होठों पर कोई हरकत नहीं हो रही थी। यह अप्रैल का महीना था और हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगी थी, लेकिन उस पल जानवी को ऐसा महसूस हुआ कि वो अचानक से नॉर्थ पोल पहुंच गई हो और ठंड से ठिठुरने लगी हो। उसे अपने सीने में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था, इतना दर्द कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो अपने सामने उसके अपने ऋषभ को माया को ले जाते हुए गाड़ी में देख रही थी, और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऋषभ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ऋषभ बताओ मुझे, तुम्हारी कौन सी बातों को मैं सही समझूं?
एक ऋषभ जो मुझे बेइंतहा प्यार करता है, मेरे साथ बच्चे की प्लानिंग की बात करता है, मेरी फिक्र करता है, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। और फिर ये ऋषभ जो माया के पास रहता है, उसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा मायने माया रखती है। फिर मैं किस ऋषभ पर यकीन करूं? जानवी खुद से ही बड़बड़ा रही थी। जानवी को उस पल जरा भी होश नहीं था। तभी उसके ड्राइवर ने आवाज दिया, मैडम मैडम। जानवी अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि उसे ड्राइवर की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। आखिर में कमल ने जमीन पर पड़ा हुआ जानवी का फोन उठाकर उसे पहले चेक किया और जानवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये रहा आपका फोन। जानवी के दिमाग पर तब पूरी तरह से ऋषभ और माया का एक साथ जाना हावी हो रहा था। ड्राइवर कमल ने भी बहुत ध्यान से जानवी के चेहरे के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए कहा, मैडम, माया मैडम को जरूर चोट लगी है, इसीलिए ऋषभ सर उन्हें अपने साथ उस तरह से लेकर गए होंगे। मैंने देखा माया मैडम की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दर्द में हो। एक तरह से ड्राइवर कमल जानवी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि जानवी के दिल पर माया और ऋषभ को एक साथ देखकर क्या गुजर रही होगी। लेकिन उस वक्त जानवी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पर था। उसने तो माया की तरफ ध्यान से देखा तक नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। जैसे ही जानवी ने ड्राइवर कमल की बात सुनी तो उसने ख्याल किया, शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर अपने ही ख्यालों को गलत साबित करते हुए उसने आगे सोचा, नहीं तो फिर दिन के उजाले में मेरे ऋषभ का उसे उस तरह से अपनी बाहों में लेना और अपने इतने सारे सबऑर्डिनेट्स के सामने उसे हक करते हुए गाड़ी में बिठाना मुमकिन ही नहीं है। ऊपर से वो काफी जल्दबाजी में भी लग रहा था। जरूर मुझे ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन क्या? हमारा ये मन कितना ज्यादा बेचैन होता है। ये जानवी के ख्याल को सुनकर ही लग रहा था कि अभी 1 मिनट पहले ही वो ऋषभ को गिल्टी साबित करने पर तुली हुई थी और अभी अभी वो ऋषभ को लेकर खुद को ही जस्टिफाई कर रही थी। अभी जानवी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आया और कुछ देर पहले जो उदासी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी वो छट गई। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या आपने पता किया कि वो लोग किस हॉस्पिटल गए हुए हैं? चलिए चलकर देखते हैं। क्योंकि जानवी को इस बात का पूरा यकीन था कि उसका ऋषभ उसे ना चीट करेगा और ना उससे झूठ कहेगा, लेकिन वो पूरी सच्चाई अपनी खुद की आंखों से देखना चाहती थी। और फिर जल्दी ही ड्राइवर कमल को उस अस्पताल का पता भी लग गया जहां ऋषभ माया को लेकर गया हुआ था। माया वाकई में इंजर्ड हुई थी। इस बात को सुनकर आखिरकार जानवी को तसल्ली मिली थी और फिर वो लोग जल्दी ही उस अस्पताल पहुंच गए। उस वक्त माया हॉस्पिटल में मौजूद थी और उसका सीटी स्कैन चल रहा था। उस वक्त ऋषभ अपनी जेब में हाथ डाले एग्जामिनेशन रूम के ठीक बाहर खड़े होकर अपनी आंखों में सीरियस एक्सप्रेशन लिए एकटक खिड़की के अंदर माया को देख रहा था। माया जो बेहोश थी और उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। वहीं उसके ठीक पीछे कंस्ट्रक्शन साइट के कुछ लोग भी आए हुए थे और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैडम ठीक तो हो जाएंगी ना, क्योंकि उनकी तबीयत देखकर बहुत बुरी हालत में लग रही है वो। हाँ, देखा नहीं कैसे अचानक से बेहोश हो गई उस हादसे के बाद, एक दूसरे आदमी ने कहा। लेकिन माया की हालत हुई कैसे थी, ये भी सोचने वाली बात थी। वहीं जानवी धीरे धीरे आगे चलते हुए ठीक ऋषभ के सामने जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही ऋषभ ने जानवी को देखा उसकी आंखों में हैरत लिए एक चमक नजर आने लगी। अपनी आंखों में हैरत छुपाते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, जानवी तुम यहाँ कैसे? जानवी ने धीरे से कहा, हाँ, हम आज शाम डिनर पर जाने वाले थे ना, शायद तुम भूल गए। सॉरी, अचानक से कुछ हो गया था। माया इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। ऋषभ ने अपनी जेब से अपना हाथ निकाला और जानवी के हाथों को थामकर बड़े प्यार से आगे कहा, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो जाओ पहले खाना खा लो। ना में अपना सिर हिलाते हुए जानवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, लेकिन माया को हुआ क्या है? दरअसल में माया उस कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन मेरे साथ करने गई हुई थी, लेकिन अचानक से एक भारी बाल्टी उसके सिर पर आकर लगी और वो बेहोश हो गई। ऋषभ ने पूरे कंसर्न के साथ कहा। तभी जानवी को वो बात याद आई जो ऋषभ ने उसे पिछली बार कहा था। माया उसके डैड के कहने पर हमारे साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि महाजन इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने आपस में कई सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया था और उस रोज
रॉयल होटल के अंदर भी तो यही डिस्कशन चल रही थी, ताकि इस प्रोफेशनल लाइफ को बाद में जाकर रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। जानवी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए पूछा, तो क्या माया ने कोई हैट नहीं पहन रखी थी? क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर तो पहनते हैं ना भारी भरकम हैट। हाँ, उसने कैरी किया था, ऋषभ ने धीरे से जवाब दिया। तो क्या उसकी इंजरी काफी सीरियस है? जानवी ने पूछा। हाँ, वो इस वक्त कोमा में है और जब तक सीटी स्कैन का रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और फिर अपनी रिस्ट वॉच की ओर देखते हुए ऋषभ ने जानवी को कहा, मेरे डैड और बाकी के लोग अभी आते ही होंगे, इसलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ जानवी। जानवी ऋषभ की बातों को समझ पा रही थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि आनंद मल्होत्रा के सामने दोबारा से कोई सीन क्रिएट हो, और जानवी खुद भी नहीं चाहती थी कि वो आनंद मल्होत्रा का वो बिगड़ा हुआ बेरौनक चेहरा देखे। इसलिए उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ तुम भी जल्दी घर चले आना। ओके, ऋषभ ने धीरे से बस इतना ही कहा। ऋषभ ने जानवी की उंगलियों को थाम रखा था और वो उसकी हथेलियों में उतर आई ठंडक को महसूस कर पा रहा था। एक पल रुकने के बाद उसने उसके माथे को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, और तुम ज्यादा मत सोचो माया के बारे में। एक बार मैंने तुमसे प्रॉमिस कर दिया है ना तुम्हारे साथ चलने का, तो फिर मैं भूल कर भी माया के पास नहीं जाऊंगा। आज की बात अलग है, क्योंकि आज वो बेहद सीरियस कंडीशन में है। जानवी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और अपनी मासूमियत से भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे तुम पर यकीन है ऋषभ। जानवी की ये बात सुनकर उसके होठों पर एक हंसी तैर गई। उस पल ऋषभ जानवी को गले से लगा लेना चाहता था, लेकिन वहां उसके काफी सारे सबऑर्डिनेट्स मौजूद थे। ऋषभ ने जानवी की हथेलियों को अपने हाथों में थाम रखा और कहा, तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं सौम्या आंटी से भी बात कर लूंगा। जो भी तुम्हें मन करे मैं उनसे वो बनाने के लिए कह दूंगा, और कल टाइम मिलते ही हम एक साथ डिनर करने जाएंगे। जानवी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और बाय कहा। अभी इससे पहले कि जानवी मुड़कर दूसरी तरफ जा पाती, अचानक से उसकी नजरें ठिठक कर रह गईं, क्योंकि उसने आनंद मल्होत्रा और ऋषि महाजन को भागते हुए वहां आते हुए देखा। उस पल आनंद मल्होत्रा की ठंडी निगाहें जानवी को ही एकटक घूर रही थी। उन घूरती हुई निगाहों की वजह से जानवी को अचानक से अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। यहाँ होने को तो तब कुछ भी हो सकता था, लेकिन काफी सारे लोग मौजूद थे, इसलिए आनंद मल्होत्रा ने मुंह नहीं खोला, लेकिन आंखों ही आंखों में उसने सब कुछ जाहिर जरूर कर दिया था, लड़की तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वहीं ऋषि महाजन की भी यही हालत थी। उनके चेहरे का रिएक्शन भी आनंद मल्होत्रा से कुछ अलग नहीं था, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता था कि ये लड़की एक पल भी ऋषभ की जिंदगी में रहे। आखिर बड़े सयाने लोगों ने सही कहा है, जितना अमीर इंसान उतना छोटा दिल। इस बात को जानवी ने अपने दिल में दोहराया और वहां से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही आनंद मल्होत्रा ने सीटी स्कैन एग्जामिनेशन रूम में माया को बेहोशी की हालत में देखा, तो ऋषभ की ओर बढ़कर अपने चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन लिए उन्होंने कहा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम माया का बेहतर ख्याल रखोगे, तो इस तरह से रखते हो तुम उसका ख्याल। ये सुनते ही ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ सा गया और उसने कहा, ये एक एक्सीडेंट था डैड। गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए आनंद ने कहा, ये एक्सीडेंट हो या जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना उसका ख्याल रखने के लिए। इस बार ऋषभ ने आनंद के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फिर अगले ही पल ऋषभ ने ऋषि महाजन की ओर देखकर धीरे से कहा, ऋषि अंकल प्लीज अपनी कंपनी से किसी प्रोफेशनल असिस्टेंट को मेरे पास भेज दीजिएगा। माया के केस में जो भी जरूरत होगी मैं देख लूंगा। ये सुनते ही ऋषि समझ गया कि ऋषभ के कहने का क्या मतलब है। आगे एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, ऋषभ मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो भी तुमने कहा वो सही नहीं। मैंने ये भी सुना कि कंस्ट्रक्शन साइट पर वो लोहे की बाल्टी तुम्हारे सिर पर गिरने वाली थी, लेकिन माया ने तुम्हें ब्लॉक करते हुए वो बाल्टी अपने सिर पर ले ली। वो तुम्हें बचाने के लिए खुद इंजर्ड हो गई और अभी देखो कोमा में है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी सारी इंजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। बड़ी खामोशी के साथ ऋषभ ने कहा, ऋषभ मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मैंने उसे बहुत नाजों से पाला है और वो फॉरेन रिटर्न है, उसने विदेश में पढ़ाई भी की है, उससे ये रियल स्टेट का काम नहीं होगा। और फिर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ ऋषि ने आगे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम माया से शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे
और तुम दोनों के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी काफी कन्वीनियंट है। उस वक्त ऋषभ का हैंडसम चेहरा, जो कुछ देर पहले तक काफी पोलाइट नजर आ रहा था, ये बातें सुनते ही अचानक से उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशंस नजर आने लगे। वो आगे क्या जवाब दे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा जरूर दिखाई देने लगा था और ये बात आनंद मल्होत्रा से भी छिपी नहीं रह सकी। वहीं अब तक जानवी वहां से गई नहीं थी। आनंद ने जानवी की तरफ घूर कर देखा और ऋषभ को याद दिलाया, इससे पहले भी तुमने मुझसे कहा था कि मैं जानवी के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं दूं, लेकिन बदले में तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम माया का खास ख्याल रखोगे और कंपनी में उसकी मदद भी करोगे। इसी वादे पर सब कुछ तय हुआ था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। देखो क्या हुआ, माया तुम्हारी वजह से अभी हॉस्पिटल में है और कोमा में है। आनंद की ये सारी बातें सुनकर जानवी के दिल में एक कड़वाहट सी भरने लगी थी। वो समझ गई थी कि यह आदमी जितना शातिर दिखता था उससे ज्यादा चालाक है। वो सीधे मुंह जानवी को शर्मिंदा नहीं कर पा रहा था, तब अपने बेटे ऋषभ को बेइज्जत करने पर तुला हुआ था ताकि किसी न किसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। जानवी ने ऋषभ के दाएं हाथ को पकड़ रखा था, जैसे कि वो ऋषभ से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तब ऋषभ ने जानवी को अपनी आंखों से रुकने का इशारा सा किया था और फिर ऋषि और आनंद मल्होत्रा की ओर देखकर ठंडे लहजे से कहा, बात को अगर बदल कर कहा जाए तो उनका मतलब नहीं बदल जाता। अगर आप दोनों मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी अपनी बात पर अड़ा रहूंगा और मेरा और जानवी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। ये और गहरा ही होगा वक्त बीतने के साथ, और ये मैं यानी ऋषभ मल्होत्रा कह रहा है। तो क्या एक तरह से ऋषभ ने आनंद और ऋषि के सामने उन्हें चैलेंज कर दिया था? क्या वाकई में माया के साथ हुआ हादसा सिर्फ एक हादसा था या कोई साजिश? क्या ऋषभ और जानवी कभी एक दूसरे के हो पाएंगे या नहीं? जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।